गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के इकाई सेल से मिलकर बने होते हैं। उन भिन्न भिन्न इकाई सेल में जो कण होते हैं वो कण आपस में एक दूसरे के साथ तो सटे हुए होते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान खाली रह जाता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के इकाई सेल में रिक्त रह गया, मतलब जैसे तो कण है, कण के बीच में जो खाली जगह रह गया वो रिक्त कितना प्रतिशत है, यानी कितना है, इसी को हम लोग सिंपल भाषा में ये भी कहा जा सकता है संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये कैसे निकालेंगे, तो भिन्न भिन्न प्रकार के इकाई सेल, चाहे वो इकाई सेल किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसको निकालने के लिए पर क्या किया जाता है कि उस इकाई सेल में कण कितना आयतन घेरा है, पहले वो निकालना पड़ेगा। फिर क्या देखना पड़ेगा, उस इकाई सेल का आयतन कितना है, तो उससे ये निकल जाएगा कि उसमें कितना प्रतिशत भाग वो घेरा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, सरल या आद्य इकाई सेल के लिए हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में, हाँ यहाँ पर और एक चीज़ जो है ये हम लोग एक साथ कर लेंगे कि सरल या आद्य इकाई सेल का जब आंकिक समाधान करेंगे तो कभी देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है, जो कण है उसका त्रिज्या दिया हुआ है, फिर उसका भुजा का लंबाई भी हम लोग को जानना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग दोनों काम एक ही साथ कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इकाई सेल है उसका भुजा की लंबाई, मतलब इकाई सेल जैसे यहाँ पर आ रहे हैं तो ए से बी तक हम क्या कहेंगे, इकाई सेल का भुजा है, या बी से सी या सी से डी या तो ए से डी, तो उसको क्या कहेंगे, इकाई सेल के भुजा की लंबाई। और जो कण है यहाँ पर हम लोग जो लाल लाल पॉइंट्स शो किए हैं, यही क्या है, कण है, उसका त्रिज्या। क्यों त्रिज्या, क्योंकि कण को हम लोग क्या मानते हैं, ठोस गोला के रूप में मानते हैं। उसके बीच में संबंध निकालेंगे और साथ ही कण द्वारा घेरे हुए आयतन का निर्धारण, मतलब कण कितना आयतन को घेरा हुआ है उसी को निकालना है, जिसको क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसके लिए, सरल या आद्य इकाई सेल के लिए। तो सरल या आद्य इकाई सेल में हम लोग पहले ही पढ़े हैं, कण क्या होते हैं, सिर्फ इकाई सेल के 8 कॉर्नर्स यानी 8 कोनों पर ही मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग इसके बीच संबंध को जानने के लिए क्या है, किसके किसके बीच संबंध, भुजा की लंबाई और त्रिज्या। तो जो इकाई सेल है उसका भुजा को लंबाई को हम लोग पहले ही ए मान लेते हैं, और जो कण है उसके त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, आर। तो ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ए से बी तक जो है इसके लंबाई को हम लोग कह सकते हैं ए, क्योंकि इकाई सेल के भुजा की लंबाई को हम लोग क्या मान लिए हैं, ए। अब इसमें कण का त्रिज्या, तो इकाई सेल को सिंपल वे में समझने के लिए हम लोग तो इस तरह का डायग्राम बनाए हैं, लेकिन ये जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक्चुअल इकाई सेल का कण नहीं है, इसमें जो कण है उसका केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु को पॉइंट के रूप में दिखाया गया है। तो अगर यहाँ से गोला का इमेजिंग करेंगे तो एक गोला ये हो गया ए पॉइंट पर, एक गोला बी पॉइंट पर, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच जो गोला बनेगा वो गोला एक दूसरे को टच करेगा, जिसको हम लोग इस रूप में भी फिगर देकर समझ सकते हैं ताकि ए और आर के बीच में रिलेशन आसानी से लाया जा सकता है। तो ये जो ए है इस कण को हम लोग इस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, बी कण को इस तरह से, जो सी में कण है उसे इस तरह से, और जो डी में कण है उसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ना, ए से बी यानी दोनों केंद्र के बीच के दूरी, दोनों केंद्र के बीच के दूरी, तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, भुजा की लंबाई यानी ए। और देखिए ना, दूसरे भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं जो गोला है उसका त्रिज्या को हम लोग क्या मान के रखे हैं, आर। इसका मतलब इस केंद्र से इस परिधि तक का दूरी एक गो आर है, फिर इस केंद्र से इस परिधि तक का दूरी एक आर है। तो इस फिगर को हम लोग ले तो हम लोग ये कह सकते हैं, देखिए ना, चित्र से ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी मतलब ए से बी तक का दूरी को हम कह सकते हैं आर प्लस आर। ए से बी तक को हम लोग क्या माने हैं, भुजा की लंबाई, यानी क्या मिला, ए इज इक्वल टू
2r। अब इसी संबंध का उपयोग करते हुए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इकाई सेल का आयतन। तो इकाई सेल हम लोग क्या देख रहे हैं, घन के आकार का है। तो इस इकाई सेल का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई सेल का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। भुजा का अर्थ क्या हो गया, a, यानी a का क्यूब। a का क्या वैल्यू है r के रूप में, तो 2r। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 2r का क्यूब। 2 का क्यूब मीन्स 8, r का क्यूब मीन्स r क्यूब। यानी क्या हो गया, इकाई सेल का आयतन बराबर 8r क्यूब। अब इकाई सेल में कितना कण उपस्थित है, तो कल हम लोग आगे प्रीवियस क्लास में देखे हैं कि सरल या आद्य इकाई सेल में कणों की संख्या कितना होता है, 1, ओनली 1 कण इसमें मौजूद होता है। तो इकाई सेल में उपस्थित कितना कण है, एक कण है, उसका आयतन। पर हम लोग पहले से ही जानते हैं गोला का आयतन। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए हम लोग को जो दोनों आयतन निकालना है वो आयतन निकाल लिए कि पूरा इकाई सेल का आयतन कितना है, तो 8r क्यूब। उसमें से कितना आयतन कण के द्वारा घेरा हुआ है, तो 4/3 पाई r क्यूब। तो हम लोग अब ये निकाल सकते हैं कण द्वारा, मतलब जो कण उस इकाई सेल में मौजूद है उसके द्वारा घेरे हुए आयतन का प्रतिशत बराबर कण द्वारा घेरे हुए आयतन, मतलब कण कितना आयतन को ग्रहण किया है बटे इकाई सेल का आयतन गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत में निकल जाएगा। इसी कण द्वारा घेरे हुए आयतन के प्रतिशत को हम लोग क्या कह सकते हैं, संकुलन दक्षता। अर्थात संकुलन दक्षता बराबर, अब हम लोग निकाल सकते हैं कण कितना आयतन घेरा है। तो कण कितना आयतन घेरा है, 4/3 पाई r क्यूब। टोटल आयतन कितना है इकाई सेल का, 8r क्यूब इंटू 100। तो ये प्रतिशत में निकल जाएगा, r क्यूब कैंसिल। अब आ गया ये 4/3, पाई का मान बैठा दीजिए, पाई बराबर 22/7। 8 आपका पहले से मौजूद है, 8 इंटू 100%। तो अब इसको आगे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, 4 2 8 2 11, यानी 1100/21%। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 52.4%। अर्थात सरल या आद्य इकाई सेल का संकुलन दक्षता कितना होगा, 52.4%। अगर ये पूछा जाए कण कितना प्रतिशत आयतन को ग्रहण किया हुआ है, तो हम लोग इस तरह से निकाल के दिखा सकते हैं 52.4%। अब इकाई सेल में कितने जगह खाली है ये निकालना बहुत आसान है, क्योंकि प्रतिशत में इतना प्रतिशत घेरा हुआ है तो कितना खाली है, 100 से घटा देंगे तो कितना उसमें सरल या आद्य इकाई सेल में कितना स्थान खाली रहता है वो आराम से निकाला जा सकता है। 100 से इस % को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा खाली या रिक्त स्थान का प्रतिशत। तो इस तरह से हम लोग सरल या आद्य इकाई सेल के लिए निकाल सकते हैं। उसी तरह हम लोग फिर आगे आएंगे किसके लिए, फलक केंद्रित इकाई सेल के लिए। चलिए तो आगे देखते हैं आप किसके लिए, फलक केंद्रित इकाई सेल के लिए। फलक केंद्रित इकाई सेल जो है उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कण कहाँ पर है, 8 कॉर्नर के अतिरिक्त सभी 6 फलकों के केंद्र पर। यहाँ पर देखिए जो एक सतह दिखाया गया है ABCD, उस सतह के बीच में, यानी उस सतह का जो कण है उसके बीचों बीच में एक कण है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, फलक के केंद्र पर उपस्थित कण। तो ऑटोमेटिकली अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि ABCD ये जो 4 कण है ये आपस में टच किया हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में एक उतने ही बड़ा आकार का कण का व्यवस्था हो गया है। अब इसी कारण हम लोग कह सकते हैं A और R के बीच जो रिलेशन है वो सरल या आद्य इकाई सेल के तुलना में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैसे हम लोग अब A और R के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये जो ऊपरी सतह है ABCD से बना हुआ, इसको हम लोग इस तरह से इमेजिन करके देख सकते हैं कि ये कण है A, ये B कण इस जगह पर है,
सी कण इस स्थान पर और डी कण इस स्थान पर, और इसके बीचों बीच यानी सतह के केंद्र पर जो कण है उस कण को हम लोग यहाँ पर बीच में दिखाए हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि ए से बी, देखिए ना, क्या कण पूरा जगह को घेरा है या बीच में कुछ रिक्त रह गया है? रिक्त रह गया है, तब हम नहीं कह सकते हैं कि भुजा का लंबाई बराबर 2r। तो भुजा का लंबाई निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए ना, ए से सी तक का जो लंबाई है उसमें देखिए कण आपस में टच किया हुआ, तो इस ए बिंदु से यहाँ तक का भाग को हम कह सकते हैं एक त्रिज्या है कण का। इस जगह से लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये जगह पर हम कह सकते हैं एक व्यास यानी 2 को त्रिज्या है 2r है, और फिर इस जगह से सी पॉइंट तक आते हैं तो ये भी एक त्रिज्या यानी r होता है। तब हम लोग ये कह सकते हैं इस फिगर के अनुसार ए से सी तक r प्लस 2r प्लस r, दैट मीन्स 4r। फिर से आ रहे हैं वापस, ए से सी तक का जो दूरी है इसको तय करने के लिए पहले 1 गो त्रिज्या, फिर 2 गो त्रिज्या, फिर 1 गो, यानी कुल त्रिज्या का संख्या कितना हो गया? 4, यानी 4r हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए ध्यान दीजिए, ए बी सी, ये जो एक हम लोग क्या बोल रहे थे कि घन है, तो यहाँ पर जो कोण है वो होगा 90 डिग्री। तो ए से अगर सी तक मिलाया जाए तो एक त्रिभुज प्राप्त होगा ए बी सी, और वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो ये जो चित्र है उससे हम कह सकते हैं कौन सा त्रिभुज? राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के लिए विकर्ण कौन है? ए सी। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है? अब ध्यान दीजिए, ए सी हो गया 4r यानी 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए से बी तक जैसे भुजा है ए, बी से सी तक भी भुजा का लंबाई है ए, यानी 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, which implies that a square is equal to 16r square by 2, और a is equal to रूट अंडर 8r स्क्वायर यानी 2√2r, किसका वैल्यू मिल गया? a का। तो फलक केंद्रित इकाई सेल के लिए क्या हो गया? a इज इक्वल टू 2√2r। अब हम लोग इस इकाई सेल का आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि इकाई सेल का आयतन बराबर भुजा का क्यूब यानी a का क्यूब। अब a के जगह पर क्या मिल गया? 2√2r का क्यूब, 2√2, दैट मीन्स 2 का क्यूब यानी 8, √2 का क्यूब यानी 2√2, 16√2r क्यूब। फिर अब इकाई सेल में कितना कण है? तो फलक केंद्रित इकाई सेल के लिए हम लोग पहले ही देखे थे, फलक केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या कितना होता है? 4। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में उपस्थित 4 कण का आयतन, तो 4 कण का आयतन यानी 4 और एक कण का आयतन यानी 4/3 पाई r क्यूब, यानी हम कह सकते हैं 16/3 पाई r क्यूब। जो दो आयतन हम लोग को जरूरत था, कण का आयतन और इकाई सेल का आयतन, ये दोनों प्राप्त हो गया। अब हम लोग फिर पहले वाला फॉर्मूला में कण द्वारा घेरे हुए आयतन का प्रतिशत या संकुलन दक्षता, तो कण कितना आयतन को ग्रहण किया है? तो आप लोगों को मिल गया है कण द्वारा घेरा गया आयतन कितना है? 16/3 पाई r क्यूब। टोटल आयतन कितना है? 16√2r क्यूब इंटू 100%। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए r क्यूब कैंसिल कर दीजिए, 16/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, फिर क्या है 16√2 इंटू 100। अब आप सिंपली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, 16 कैंसिल कर दीजिए, √2 को भी चाहिएगा तो कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर में बचेगा 11√2। अब इसका कैलकुलेशन करके आप प्रतिशत
कितना होगा, फलक केंद्रित के लिए ये निकाल सकते हैं। इसी तरह से और निकाला जा सकता है किसके लिए, काय केंद्रित इकाई सेल के लिए। तो काय केंद्रित इकाई सेल के लिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए आगे हम लोग को ध्यान देना है। तो काय केंद्रित इकाई सेल में निकालने के लिए फिर उसका फिगर तो इमेजिंग करना पड़ेगा। तो उसका फिगर कैसे इमेजिंग होगा, काय केंद्रित इकाई सेल में क्या होता है कि कण इकाई सेल के बीचों बीच में होगा। तो इकाई सेल के बीचों बीच में होगा। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, पहले ए और आर के बीच में रिलेशन करेंगे, जिसके ए और आर के बीच में रिलेशन फाइंड होगा। फिर उसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकेंगे, संकुलन दक्षता निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं संकुलन दक्षता कैसे निकाला जा सकता है उसके लिए।